हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम क्या है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इस चैप्टर से आपको 2 वीडियो डाला गया था, ठीक है। और उसमें आपको बताया गया था कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या होता है, जन संघर्ष का भूमिका कैसे होता है ना। उसमें पढ़े थे बिहार में हुए आंदोलनों के बारे में, है ना, और देश के अंदर कैसे आपातकाल लागू हुआ था, देश से प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार कब बना था, है ना, चिपको आंदोलन कब हुआ, छात्र आंदोलन कब हुआ, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ, सूचना के अधिकार आंदोलन कब हुआ, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब हुआ, है ना, दलित पैंथर्स, ये सब पिछले 2 वीडियो में आपको बताया जा चुका है। देखिए आज जो आपको पढ़ना है ना, आज पढ़ना आपको पड़ोसी देशों में जन संघर्ष, पड़ोसी देशों में जन संघर्ष, यानी पड़ोसी देशों में जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, है ना, वहाँ पे जन संघर्ष और आंदोलन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो समझिएगा। देखिए पड़ोसी देशों में जन संघर्ष और आंदोलन का हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि देखिए भारत जो है विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। सबसे बड़ा अगर कहीं लोकतंत्र विकसित है, कहीं लागू है, तो समझिए भारत देश है ना। भारत में आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष, आंदोलन किया जा चुका है ना। उदाहरण के लिए सबसे पहले देखिए पड़ोसी देशों का हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उदाहरण में लेंगे नेपाल को, है ना, चूँकि नेपाल हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। क्या है? नेपाल। देखिए नेपाल में जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था उसका एकमात्र उद्देश्य था, देखिए नेपाल में भी, ठीक है, नेपाल में भी लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ, जन संघर्ष हुआ, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, राजा को अपने आदेश को वापस लेने के लिए विवश करना, है ना। वे ऐसे आदेश थे जिनके द्वारा वहाँ लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, यानी राजा वहाँ जो थे, है ना, कुछ ऐसा आदेश ले चुके थे जो ऐसा माने नियम बना रहे थे जिससे वहाँ का लोकतंत्र खत्म हो जाता। इसी कारण से नेपाल में 1990 के दशक में मतलब लोकतंत्र कायम हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ का राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान होता था। 1990 में वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया गया था, लेकिन नेपाल में, है ना, जो राजा होते थे मतलब औपचारिक रूप से वही प्रधान होते थे। लेकिन जैसे जैसे कहा जाता है कि, है ना, जब राजतंत्र के राजा जो वीरेंद्र थे, है ना, उन्होंने पहले संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया, यानी कि राजतंत्र होगा लेकिन संविधान के अनुसार चलेगा। उनकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र बने, है ना। तो ज्ञानेंद्र जो थे लोकतंत्र शासन को स्वीकारने की स्थिति नहीं थे। देखिए जो वीरेंद्र थे, वीरेंद्र तो बोले कि, है ना, कि हम संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करेंगे, लेकिन वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा बने ज्ञानेंद्र। क्या कौन बने? ज्ञानेंद्र बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में, है ना, मतलब कहने का मतलब लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया और निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया, यानी जो वहाँ पे प्रधानमंत्री चल रहे थे 2005 में, है ना। 2005 में करते क्या है, वहाँ पे तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा देते हैं और वहाँ पे जो नए सरकार का जो गठन होता है उसको भी भंग कर देते हैं। इस कारण से आंदोलन ज़्यादा बड़ा हो गया, आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा और आंदोलन 2006 में इतना ज़्यादा हो गया, है ना, मतलब पूरे के पूरे आंदोलन का उद्देश्य एक ही मात्र था कि शासन राजा के हाथों से छीन करके जनता के हाथों में लाना है, ठीक है। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन बना, है ना, मैंने बहुत सारे राजनीतिक दल ने गठबंधन बनाया, जैसे सप्तदलीय, उसमें कम से कम 7 दल था। सप्त मतलब जानते हैं 7 होता है, तो नेपाल में 7 दल मिल करके गठबंधन बनाए, जिसको कहा गया सप्तदलीय गठबंधन, है ना। और लगभग आंदोलन हुआ और लास्ट में 24 अप्रैल 2006 को, है ना, वहाँ के जो राजा हैं मतलब एक नई संविधान सभा का गठन का बात स्वीकारते हैं। जो राजा ज्ञानेंद्र हैं 24 अप्रैल 2006 को संविधान सभा का गठन का बात करते हैं कि एक नई संविधान सभा बनेगा, ठीक है। और यहीं से नेपाल में लोकतंत्र कायम हो जाता है। इस तरह से अगर हम बात करें बोलीविया का, क्या कौन सा है, बोलीविया, तो बोलीविया का अगर हम बात करें तो बोलीविया में जनसंघर्ष पानी के लिए हुआ था, पानी के निजीकरण के लिए। जानते हैं बोलीविया में जनसंघर्ष क्यों हुआ था? पानी के कीमत में वृद्धि के लिए। दूसरा आपका है बांग्लादेश में, कहाँ पे? बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। तो जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी करवा ही चुकी थी, है ना। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण 1971 में करवा दिया, है ना। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि मतलब अपने देश को वो लोग संविधान बनाकर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज और देश घोषित कर दिए। लेकिन 1975 में एक वहाँ व्यक्ति जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, वहाँ के संविधान में संशोधन ला करके मतलब संसदीय के जगह, है ना, कहा जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को ला दिए। यानी कि अब संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है और अध्यक्ष मतलब उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक व्यक्ति अध्यक्षीय शासन प्रणाली में,
उससे मतलब कहने का मतलब है कि अब वो जो घोषणा करेंगे सबको मानना पड़ेगा। तो घोषणा क्या की है शेख मुजीबुर रहमान कि सभी राजनीतिक दलों को, यानी अवामी लीग को छोड़ के, वहाँ का मुख्य दल था अवामी लीग को छोड़ करके पूरे राजनीतिक दल को ख़त्म कर दिए, ठीक है। और अगस्त 1965 में सेना ने बगावत कर दिया और जा करके वहाँ पे भी 2008 में बांग्लादेश में चुनाव होता है, ठीक है। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वहाँ पे सरकार बन जाता है। मतलब कहने का मतलब वहाँ भी अब लोकतंत्र की हसीन सुबह का खुशनुमा एहसास लोग ले रहे थे 2008 में, ठीक है। चूँकि प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना, है ना। तो हसीन सुबह की, है ना, मतलब खुशनुमा एहसास करने लगे लोग 2008 ईस्वी में। अब देखिएगा श्रीलंका में, अगर बात करें श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, ठीक है। तो श्रीलंका में अगर लोकतंत्र के लिए संघर्ष देखें तो भारत में, ठीक है, भारत के दक्षिण भाग में जो स्थित है श्रीलंका, ठीक है, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज़ादी तो हुआ था इन लोग का 1948 में, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ 1948 में, है ना। जब भारत के पड़ोसी देश पढ़ रहे होंगे 9th क्लास में तो आपको बताया होगा कि श्रीलंका के बारे में, है ना, मोतियों का द्वीप, है ना, पूर्व का मोती, ये सब। तो लगभग 1948 में स्वतंत्र हो चुका था और लोकतंत्र भी स्थापित कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे भाषा को लेकर के, जातिगत और भाषाई दोनों तरह का समस्या था, तमिल और सिहली, है ना। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ और लास्ट में जाके वहाँ पे क्या होता है, मतलब लोकतंत्र यहाँ पे भी लागू होता है। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल का बात किए, बोलीविया का बात किए, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो हर अलग देश में जन संघर्ष की कहानी अलग अलग है। और जहाँ पे जन संघर्ष हुआ है वहाँ पे लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। अगर कोई देश कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जन संघर्ष नहीं होता है, तो समझिए वहाँ पे लोकतंत्र वास्तविक में नहीं है। क्योंकि अगर लोकतंत्र कहीं, देखिए भारत का लोकतंत्र इतना विकसित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे समय समय पर सरकार का विरोध होता है, समय समय पर सरकार के विरुद्ध आंदोलन होता है। जब सरकार गलत निर्णय लेती है तो जनता थोड़ा सा भी वेट नहीं करते हैं, है ना। जो विपक्षी दल है ना, मतलब अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से देखिए, जिस देश में जन संघर्ष जितना ज़्यादा होगा वहाँ का लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा विकसित होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पड़ोसी देशों में जन संघर्ष। अब सुनिएगा, अब आपका अगला टॉपिक है जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आता है ना, राजनीतिक दल। क्या है, राजनीतिक दल, है ना। देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब पिछला चैप्टर भी आप दूसरा चैप्टर में पढ़े होंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि राजनीतिक दल का मतलब, है ना, राजनीतिक दल का अर्थ है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह, ठीक है, जिसका उद्देश्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है, मतलब जिसका कार्यक्रम में संबंधित राजनीतिक क्रियाकलाप से क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह, है ना, जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक क्रियाकलाप करना, यानी कि चुनाव लड़ना, सत्ता हासिल करना, है ना, नीति बनाना, एकजुट रहना, अलग अलग काम होता है उन लोग का। तो देखिए, कहा जाता है कि देखिए राजनीतिक दल जो होता है, कोई भी देश, किसी भी देश का राजनीतिक दल 2 तरह के काम करते हैं। क्या करते हैं, राजनीतिक दल दो तरह के काम करते हैं। कैसे कैसे, पहला देखिए, पहला इनका काम है, देखिए हर राजनीतिक दल का सपना होता है कि सत्ता प्राप्त करे। तो क्या हो गया, सत्ता प्राप्त करना। और अगर मान के चलिए, है ना, खेल अगर ये लोग खेले तो खेल में जीत गए तो ठीक है, खेल लिए, है ना, नहीं तो खेल ना खेले तो खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, नहीं, यानी कि सत्ता को प्रभावित करेंगे। तो राजनीतिक दल, दुनिया का कोई भी देश है जहाँ पे अगर राजनीतिक दल है तो समझिए वहाँ का राजनीतिक दल 2 तरह का काम करता है। पहला काम क्या है, सत्ता को प्राप्त करना, और नहीं तो सत्ता को प्रभावित करना, है ना। यही आपके राजनीतिक दल का मुख्य काम है। राजनीतिक दल समझ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह, है ना, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो मतलब एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और जिसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है, जो समान उद्देश्य के लिए, समान हित के लिए, समान, है ना, सोच को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, नीति बनाते हैं, कार्यक्रम तैयार करते हैं, है ना। तो समूह का मतलब, है ना, दल का मतलब समूह जान ही रहे हैं, और राजनीति का मतलब जो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, है ना, जो देश की जनता के लिए मतलब सरकार से लड़ जाते हैं विपक्ष के रूप में, है ना, या सत्ता प्राप्त करके शासन का संचालन करते हैं। तो राजनीतिक दल आपके 2 तरह का काम, सत्ता चाहे तो सत्ता प्राप्त करेंगे, नहीं तो सत्ता को प्रभावित करेंगे भाई, है ना, 2 तरह का काम, है ना। इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल को अपना नीति और कार्यक्रम तैयार करना होगा। तो भारत में देखिए, अगर हम भारत में इसके इतिहास का बात करें तो देखिए, अगर भारत में हम बात करें राजनीतिक दल के इतिहास का, है ना, भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास, राजनीतिक दलों का इतिहास, देखिए कहा जाता है
कि भारत में जो दलीय व्यवस्था का शुरुआत हुआ, भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई 1885 में, है ना। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में। और जानते हैं आप लोग कि 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहाँ से स्वतंत्रता के बाद, है ना, मैंने देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, है ना। 1885 में यहाँ पे मतलब पहला पार्टी बना 1885 में। इसका नाम क्या पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, है ना। चूँकि उस समय देश में गुलामी मतलब गुलाम था, तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? वो मैंने स्वराज प्राप्त करना, है ना। लेकिन कहा जाता है कि जैसे भारत स्वतंत्र होता है तो भारत में बहुत छोटे छोटे दलों का उत्पत्ति हुआ, है ना। और कहा जाता है कि देखिए, अगर हम विश्व के बाद भारत में तो जान गए, भारत में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1885 से। किसके स्थापना के साथ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। लेकिन अगर हम बात करें पूरे विश्व स्तर पर, तो विश्व में, है ना, विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव जो अगर पड़ता है ना, तो पड़ा कहाँ पे? ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन में हुई। क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आता है ये दोनों क्वेश्चन। भारत में, है ना, दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। और विश्व में सबसे पहले कहाँ पे दल का उत्पत्ति हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्रिटेन में जब इंग्लैंड का जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, है ना, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी। तो इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद दो दलों का उत्पत्ति होता है, हिंग और टोरी। क्या नाम रहता है? विंग और टोरी। तो कहने का मतलब है, फिर इसके बाद अमेरिका में भी उत्पत्ति हुआ, भारत में भी हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो समझिएगा इसके बाद आगे, ठीक है। तो देखिए, अब आप राजनीतिक का अर्थ समझ गए, है ना, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह, है ना, जो मतलब एक समान उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि जिनका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। तो इनका राजनीति दो तरह काम करता है, सत्ता प्राप्त करेगा और नहीं तो सत्ता को प्रभावित करेंगे। विश्व में सबसे पहले राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में 1688 गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, है ना। उसके बाद भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? है ना, 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद। अब सुनिएगा, राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के कार्य, देखिए, तो अगर हम बात करें, देखिए, किसी भी देश में खास करके लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल समझिए तो जीवन के एक अंग बन चुके हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ना, इसीलिए मतलब ध्यान रखिएगा, है ना, कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखें, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ठीक है। तो लगभग देखिए, समझिएगा, ठीक है। तो सुनिएगा, देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये समझ गए होंगे कि राजनीति को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आपका अगर सबसे पहले काम को देखें, चूँकि आज हर विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में जो आपका है राजनीतिक दल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, कितने तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना। नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना। क्या है? नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना। देखिए, जैसे किसी भी राजनीतिक दल के पास, सुनिएगा ध्यान से, देखिए, अगर बात करें हम नीति एवं कार्यक्रम तैयार करना का मतलब क्या होता है?
कि देखिए किसी भी राजनीतिक दल को जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ चाहिए वो चाहिए जनता का समर्थन। क्या चाहिए? जनता का समर्थन। और जनता का समर्थन प्राप्त करना है अगर किसी भी दल को, तो उनका नीति, उनका कार्यक्रम, यानी जो कार्य करने का उनका तरीका है, यानी कि शासन में आने के बाद वो काम क्या करेंगे। इसलिए देखिएगा चुनाव में, है ना, चुनाव से पहले जब लोग सभी राजनीतिक दल जब मतलब प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो देखिएगा उनका नीति और नियम ऐसा होता है कि अगर, है ना, सामने अगर 1000 व्यक्ति सुन रहा है तो उनकी तरफ आकर्षित होगा, है ना। यानी कि राजनीतिक दल के पास अपने नीति और कार्यक्रम अच्छे तरीके से तैयार करने आना चाहिए, है ना। उनका नीति और कार्यक्रम ऐसा हो कि अगर अगला व्यक्ति सुने तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, उनकी बातों को सुने, ना कि ऐसे बोले कि कोई नेता ही नहीं बोल रहा है ना, लगे कि नहीं नेताजी बोल रहे हैं तो मतलब सरकार में आएंगे तो हो जाएगा काम, है ना। भले होता है ना होता है वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे मतलब सकारात्मक चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राजनीतिक दल को जो सबसे पहले काम आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नीति और कार्यक्रम तैयार करना है ना। जिस दल का नीति और कार्यक्रम जितना अच्छा होगा उस दल की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, और अगर ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे तभी तो उनका समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीति और कार्यक्रम तैयार करना राजनीतिक दल को सबसे पहला काम है ना। राजनीतिक दल का सबसे पहला काम क्या है? नीति और कार्यक्रम तैयार करना। अब ये लोग अब नीति को कैसे प्रचारित करेंगे? तो देखते हैं रैलियों के द्वारा, नहीं तो टीवी, मोबाइल, है ना, समाचार पत्र, टेलीविज़न, न्यूज़ कौन रोका है ना। ये सब क्या इनके माध्यम है मतलब अपने अपने नीति और कार्यक्रम को तैयार करने का। जैसे अभी देखिए इस साल, है ना, बिहार में आपका इलेक्शन है, तो बिहार में इलेक्शन है तो देखिएगा जब इलेक्शन से जब डेट निकल जाएगा उससे पहले ही 1 महीना 2 महीना पहले से मतलब सभी नेता लोग अपने अपने प्रचार प्रसार में लग जाएंगे, अपने नीतियों के बारे में बताएंगे, है ना, कि हम अगर हमारा सरकार आएगा तो हमारा नीति ये है, कार्यक्रम ये है ना, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। जिसका अच्छा नीति और कार्यक्रम रहेगा उनके लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो काम इन लोगों का है, दूसरा काम होता है शासन का संचालन। दूसरा काम क्या है? शासन का संचालन। यानी कि देखिए जैसे मान लीजिए अब, है ना, कि अगर राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेंगे, है ना, राजनीतिक दल चुनाव में देखिए चुनाव होता है तो एक दल हारता है तो एक दल जीतता है, इतना तो निश्चित है ना। चुनाव हो रहा है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो जो दल जीतता है, जिन्हें सत्ता की प्राप्ति होती है ना, वो मतलब जिनको बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का निर्माण करते हैं, है ना। और जिन्हें सरकार मतलब कहने का मतलब है कि जिन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होती है, यानी कि वो जीतते नहीं हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं। देखें ना, संसद में आमने सामने एक पक्ष वाले तो एक विपक्ष वाले। सत्ता माने पक्ष वाले का मतलब जिनके साथ जनता पक्ष में है, और विपक्ष का मतलब जिनके साथ जनता पक्ष में नहीं है। कुछ सीटों पर थी होगी, लेकिन पूरे सीटों पर उनका विजय नहीं हो पाया है, ठीक है। तो राजनीतिक दल का दूसरा काम क्या है कि सत्ता प्राप्त करके शासन का संचालन करना। तो विपक्ष और पक्ष समझ ही रहे होंगे, है ना, इस तरीके से। तीसरा आपका है चुनाव का संचालन करना। क्या है? चुनावों का संचालन, ठीक है। चुनाव का संचालन का मतलब कि जिस प्रकार, है ना, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का भी होना जरूरी है। क्योंकि भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है ना। तो जिस तरह से लोकतंत्र में राजनीतिक दल चाहिए हम लोगों को, तो उस तरह से लोकतंत्र में चुनाव भी होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मतलब पहले से जानकारी होने के अनुसार ही राजनीतिक दल अपने अपने मतलब विचारधारा, सिद्धांतों को कार्यक्रमों के तहत, नीतियों के तहत प्रचारित करते हैं, है ना। और यही मतलब नीति और कार्यक्रम जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। और हर जगह से हर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार को मतलब खड़ा करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, ठीक है। इसलिए राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख काम में से एक ये भी है, क्या है? चुनाव का संचालन करना। अगला है, चौथा है लोकमत का निर्माण। क्या आपका है? लोकमत का निर्माण, ठीक है। तो लोकमत का निर्माण का मतलब है कि देखिए, चूंकि लोकतंत्र में जनता की सहमति सर्वोपरि, जनता जिसके साथ सरकार उसके साथ, है ना, सरकार उसी का। इसीलिए शासन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले काम क्या है? लोकमत। लोक का मतलब जनता, लोक यानी लोग, और मत का मतलब वोट, यानी जनता के वोट का निर्माण करना, है ना। यानी कैसे नीति और कार्यक्रम तैयार करें, कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें, है ना, किस नेता को किस क्षेत्र से खड़ा करें, ये आना चाहिए, है ना। कौन सा नेता नेतृत्व करेंगे, ये भी आना चाहिए। तो जिनके पास लोकमत निर्माण करने का तरीका है वो चुनाव जीत जाएंगे। तो राजनीतिक दल सबसे पहले काम क्या है? मतलब समाचार पत्र के द्वारा, रैली के द्वारा, मतलब रेडियो, टेलीविज़न, सबका सहारा लेते हैं लोकमत का निर्माण करने के लिए। यानी कैसे भी करके लोगों के मन को अट्रैक्ट करना है ना, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सकें। अगला काम देखिए, जो सबसे प्रमुख काम करता है राजनीतिक दल, कुछ हो या ना हो, लेकिन ये काम हर राजनीतिक दल कर रहा है आज, है ना। इसका काम क्या है? सरकार एवं जनता के बीच
सरकार एवं जनता के बीच, है ना, मतलब मध्यस्थ का कार्य। मध्यस्थ का कार्य यानी कि देखिए राजनीतिक दल का सबसे प्रमुख काम है, यही काम हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष वाले विपक्ष वाले हैं। इसलिए तो राजनीतिक दल को रखा गया है ताकि जनता की समस्याओं को सरकार तक, है ना, सरकार की योजनाओं को जनता तक लाया जा सके। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है, उसे जोड़ने का काम करता है। क्योंकि जब सरकार को योजना लाएगी तो उसमें गलत क्या है सही क्या कौन बताएंगे, है ना, राजनीतिक दल बताएंगे। और अगर जनता को जो समस्या है, जो क्षेत्रीय समस्या चल रहा है, तो उनको सरकार तक कौन पहुँचाएगा, राजनीतिक दल पहुंचाएगा। समझ रहे हैं? तो राजनीतिक दल का जो सबसे प्रमुख काम क्या है, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता करना, यानी दो लोगों को जोड़ने का काम। अगला है राजनीतिक प्रशिक्षण। जो छठा आपका काम क्या है, राजनीतिक प्रशिक्षण। ठीक है, राजनीतिक प्रशिक्षण का मतलब है कि राजनीतिक दल जो है मतदाताओं को, है ना, जो मतदाता हैं जो वोट देते हैं, ठीक है, तो उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। खास करके चुनाव के समय अपने समर्थकों के साथ मतदान करना, चुनाव लड़ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, समर्थन करना, ये सब बताते हैं। तो आज हर राजनीतिक दल के पास ये सब तो गुण है ही, है ना, सरकार की कमियों बताना, है ना, अपने खूबियों को बताना, मतदाताओं को समझाना कि सोच समझ कर वोटिंग करे, है ना, नहीं तो मतलब अगले सरकार के ऊपर आपका भविष्य, मतलब अगले सरकार के ऊपर आपका भविष्य डिपेंड करता है। ठीक है, अगला आपका है दलीय कार्य। सातवां क्या है आपका, दलीय कार्य। ठीक है, दलीय कार्य का मतलब है कि प्रत्येक राजनीतिक दल जो है ना, कुछ दल संबंधी कार्य भी करते हैं। जैसे कहने का मतलब है ना, अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल का सदस्य बना लेते हैं, है ना, अपने नीतियों एवं कार्यक्रमों को लोगों तक प्रचारित करने के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक काम और है इन लोग का, गैर राजनीतिक कार्य। क्या है, सातवां आपका है, आठवां है गैर राजनीतिक कार्य। यानी कुछ काम ऐसा है जो राजनीति से हट के होना चाहिए, क्योंकि समाज में, है ना, दल तो होना चाहिए लेकिन सबसे ऊपर मानवता, है ना। अगर जो पक्ष में उनका तो काम है ही, है ना, लेकिन विपक्ष वाले को भी मतलब सोच में होना चाहिए। देखिए, और करते भी लोग हैं, है ना, कि कहीं पे अगर बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आदि के दौरान, महामारी के दौरान, राजनीतिक दल केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। यानी कि लोगों को मदद करना चाहिए, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, अकाल के दौरान लोग करते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो राजनीतिक दल का काम तो क्या कहता है, सबसे पहले नीति और कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। जिसके पास नीति और कार्यक्रम ठीक रहेगा वही दल चुनाव जीतेगा। इसको प्रचारित कैसे करते हैं लोग, टेलीविज़न, टेलीफोन, है ना, रेडियो, समाचार पत्र के माध्यम से। शासन का संचालन करने आना चाहिए। जो जिनको बहुमत प्राप्त होता है, जिनको सत्ता प्राप्त होता है, वो सत्ता में बैठते हैं, और जिन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होता है विपक्ष में बैठते हैं। चुनाव का संचालन करना, चुनाव लड़ना, जनता के मत का निर्माण करना, और सबसे प्रमुख काम क्या है आपका, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता का कार्य करना। ठीक है, तो आज आप क्या क्या समझे, है ना, कि मतलब पड़ोसी देशों में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कैसे कैसे हुआ। नेपाल में पढ़े, बोलीविया में पढ़े, है ना, नेपाल में राजा के विरुद्ध, बोलीविया में पानी की कीमत की वृद्धि, मतलब वृद्धि में विरुद्ध, है ना। उसके बाद बांग्लादेश में, है ना, शासक के विरुद्ध, और श्रीलंका में भाषा जाति को लेकर के हुआ था। फिर पढ़े आप राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या होता है आपका, राजनीतिक दल दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वैसा समूह होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है। और ये दो तरह का कार्य करते हैं। कौन कौन, चाहे तो सत्ता प्राप्त करेंगे, नहीं तो सत्ता को प्रभावित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के साथ। विश्व में सबसे पहले लंदन में हुआ था, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी 1688 के बाद। तो कौन कौन दल बने थे, हिंग और टोरी। फिर अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, अन्य देशों में होते गया। फिर आप राजनीतिक दल कार्य पढ़ लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, है ना, आज यहीं तक रहेगा, और आपको अगले दिन इससे आगे आपको समझाया जाएगा। ठीक है।